लागलाय गुजरातचा एक्झिट पोल। गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका 2 टप्प्यांमध्ये पार पडल्या। शेवटचा टप्पा आज पार पडला। एक्झिट पोलचे जे आकडे दिसतात त्यानुसार पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये भाजपला सरकार स्थापण्यामध्ये फारशी अडचण येईल असं दिसत नाहीये। दुसरीकडे काँग्रेसच्या जागा मात्र कमी होताना दिसतायत। काय नेमकी कारण आहेत या सगळ्याची जाणून घेण्यासाठी माझे सहकारी अभिजित करंडे थेट गुजरातहून माझ्या सोबत आहेत। अभिजित, गुजरात इलेक्शन कव्हर करण्याची तुझीच स्वतःची मला वाटतं ही तिसरी वेळ आहे। 15 वर्ष तू पाहतोस गुजरातमधलं राजकारण, मात्र इतक्या वर्षांनंतर तब्बल 27 वर्षांनंतर सुद्धा पुन्हा एकदा बीजेपी सत्ता स्थापन करताना दिसते आणि फारशी अडचणही येताना दिसत नाहीये। काय नेमकं कारण आहे बीजेपीच्या या यशाचं? नाही, नक्कीच एक तर 2-3 गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्याव्या लागतील। जेव्हा गुजरातची इलेक्शन इथं काँग्रेस लढतीये त्यावेळेला काँग्रेसकडे कुठलाही चेहरा नाहीये। गेल्या वेळेला राजू सातव प्रभारी होते, त्यांच्यासोबत अहमद पटेल त्यांच्या मदतीला होते। त्याशिवाय केंद्रातून मोठी फौज आणलेली होती। राहुल गांधी यांच्यासोबत स्वतः आत्ताचे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत फिरत होते आणि त्या दौऱ्यामध्ये पूर्णतः त्या 2 महिन्यांमध्ये राहुल गांधींनी टेम्पल रन केलेलं आपल्याला सगळ्यांना आठवत असेल। म्हणजे उमिया माता मंदिरापासून ते सोमनाथच्या मंदिरापर्यंत त्यांनी एकही मंदिर ठेवलेलं नव्हतं जिथे त्यांनी माथा टेकलेला नव्हता। आणि या सगळ्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीनं त्यांच्यावरती मुस्लिमांचं लांगुल चालन होईल असा आरोप करता येईल अशी एकही घटना किंवा एकही अशी कुठलीही अप्रिय किंवा कुठली घटना घडू नये याची काळजी घेण्यात आलेली होती। त्यामुळं गेल्या वेळची जी इलेक्शन होती ती सर्वांनी एकत्र येऊन लढलेली इलेक्शन होती। भरतसिंग सोळंकी असतील, परेश धनाने असतील, अमित छावडा असतील, शक्तिसिंग गोहिल असतील, तर अशी एक मोठी नेत्यांची फौज त्या इलेक्शनमध्ये बघायला मिळालेली होती। सौराष्ट्रामध्ये त्यावेळेला मोठं यश मिळालेलं होतं। त्याचं कारण होतं पाटीदार आंदोलनाचं कारण होतं। पाटीदार आंदोलन पेटलेलं होतं। त्याच्यानंतरची लगेचची झालेली इलेक्शन होती। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आणि अल्पेश ठाकोर हे 3 युवा चेहरे काँग्रेसच्या खात्यामध्ये होते। त्यामुळं सगळी ताकद, एकतर मोठे नेत्यांची ताकद, दुसरीकडे हे तरुण चेहरे आणि आंदोलनाची धग, असं सगळं समीकरण एकत्र जुळून आलं होतं। त्यामुळं यावेळेला मात्र त्या सगळ्याचा अभाव दिसतोय। अल्पेश ठाकोर आणि हार्दिक पटेल आधीच बीजेपी मध्ये गेलेले आहेत। दुसरी गोष्ट, एकटे जिग्नेश मेवानी उरलेले आहेत, त्यांचा प्रभाव फक्त मर्यादित आहे। आणि जी नेत्यांची फौज लागते ती फौज आता या क्षणाला गुजरातमध्ये एकत्रितपणे लढताना दिसत नाही। काँग्रेस लढतीये पण काँग्रेसमध्ये नेते लढत आहेत, ते एकटे एकटे लढत आहेत। आता माझ्यासोबत जितेंद्र पटेल आहेत जे स्वतः नवसारी टाइम्स चे एडिटर आहेत, संपादक आहेत। जितेंद्र भाई, आपको भी पता है कि पिछली बार बहुत जोर शोर से लड़ी थी कांग्रेस, इस बार वो दिखाई नहीं दे रहा है और सौराष्ट्र में और आपके साउथ गुजरात में उसका फटका भी दिखाई दे रहा है हमको कि सीटें बहुत कम हो रही है और आपका भी एंट्री यहाँ पे हुआ है, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है। हाँ, जरूर। आप देखिए, जब आपकी एंट्री हुई उससे पहले ही कांग्रेस निष्क्रिय थी। बीजेपी की जो सीट ज्यादा बढ़ी है उसमें बीजेपी की मेहनत से ज्यादा, और बात ये है कि कांग्रेस की निष्क्रियता, कांग्रेस का जुथवाद, कांग्रेस की लीडरशिप का कोई प्लानिंग नहीं था, कौन किसको टिकट देंगे, क्या करेंगे। जब चुटनी आती है तब जो एक प्रोसेस होती है, वैसे प्रोसेस, सरकारी प्रोसेस जैसे होती है वैसे ये लोग आते हैं, एक किसी का नाम देते थे, प्रचार करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन बेसिकली एक प्लानिंग करके बीजेपी जब अभी आज जीती है, मान लो अभी उसका परिणाम आया, कल से वो अगली चुटनी की तैयारी करने लगेगी। लेकिन कांग्रेस सोती रहती है। कांग्रेस की निष्क्रियता ही बीजेपी को बड़ी बड़ी बनाई है। और अब आम आदमी पार्टी एंट्री हुई, जब आम आदमी पार्टी आई तो व्हाट नेचर लोग देखेंगे कि नई पार्टी आई है, उसको क्या क्या होना चाहिए, उसे क्या मौका मिलेगा या तो क्या क्या फायदा होगा। तो लोग जो भी वोटर्स बीजेपी से नाराज है वो कांग्रेस के जाने के बजाय आम आदमी पार्टी की जाएगी। उसमें से ये हुआ कि बीजेपी के जो व्हाट्सएप थे वो तो यही मतलब जो है वही रहे, लेकिन कांग्रेस के व्हाट्सएप बटे। कांग्रेस की जो सीटें ऐसी थी जहां बहुत लो मार्जिन से जीती थी उसमें आम आदमी पार्टी ने शेड लगाई और उसका नुकसान कांग्रेस अभी आप जो सर्वे देख रहे हैं उसमें दिख रहा है। तो ये आपने बताया जैसे कि पहले बड़े बड़े नेता आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, पूरी टीम बनती थी, टीम बन के प्रचार करते, माहौल बनते थे। इस बार कांग्रेस ने कुछ भी प्रचार में, आपने भी देखा होगा इलेक्शन में कांग्रेस ने बिल्कुल प्रचार नहीं किया। आई दे दिया मैच एकदम 100, मान लो कि हमको हारना ही है, ऐसे ही छोड़ के उम्मीदवार रखे। आप कहीं बड़ी सभा नहीं हुई। राहुल गांधी जैसे नेता यहाँ 3 बार आए, बस सिर्फ 3 बार। सामने देखो, भाजपा को पता चल गया था कि हमारे को कुछ तकलीफ है, तो वड़ा प्रधान मोदी साहब ने पूरी कमान संभाल ली, अमित शाह ने यहाँ संभाली और सारे लोगों को साइड पर करके एक विधानसभा एकूण निवडणुकीचा यावेळेचा माहोल कसा राहिला याबद्दल तिथल्या पत्रकारांचं म्हणणं आपण जाणून घेतो। मी पुन्हा तुझ्याकडे येईल, पण त्या अगोदर आपण गणेशकडे सुद्धा जाऊयात, कारण या गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये
पहिल्या वेळेला ज्यांनी मतदान केलं असे काही मतदार सध्या गणेश सोबत आहेत. गणेश तरुण मतदार आहेत. या मतदारांनी जेव्हापासून त्यांना कळतं झालंय गुजरातमध्ये फक्त भाजपचंच सरकार पाहिलंय, काय त्यांचं म्हणणं आहे भाजपला मिळणाऱ्या यशाबाबत? अगदी बरोबर. फर्स्ट टाइम वोटर्सला कोणते मुद्दे पटले आणि कोणत्या मुद्द्यांवर त्यांनी मतदान केलं हे जाणून घेण्यासाठी माझ्यासोबत हे सगळे फर्स्ट टाइम वोटर्स आहेत ज्यांनी आज आपल्या मताधिकाराचा हक्क बजावला. एक मराठी बोलणारा मतदारही आहे माझ्यासोबत, त्याला मी गाठलं इथं. तू मला सांग, काही प्रश्न आहेत माझे, म्हणजे भाजप विरुद्ध अँटी इन्कम्बन्सी किंवा भाजपचा हा यश जो मिळाला जो पाहतोय आपण एक्झिट पोलमध्ये, जर ते खरं ठरलं त्याचं कारण तुला ॲज अ वोटर काय वाटतं? आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की शेवटल्या 27 वर्षापासून गुजरातमध्ये भाजपचं सरकार आहे. त्याचे फार सगळे कारण आहे. जसं की काँग्रेसचं जेव्हा इकडे सरकार होती तेव्हा असं सांगता येतं की 365 दिवसामधून 200च्या वरती दिवस इकडे कर्फ्यू राहत होता. तर आमच्यासारख्या युवांनी आत्ताची स्थिती होती तर कर्फ्यू पाहिलाच नाही आहे किती वर्षापासून, शेवटला 22 वर्षापासून. ते एक मोठं कारण आहे. जसं नवरात्रीमध्ये सगळ्यांना माहिती असेल, गरब्यात रात्री असं यांच्यासारख्या मुलग्या रात्री 2-4 वाजोस्तर निर्भयप्रमाणे फिरत राहतात. आणि दुसरा सुरक्षाचा मुद्दा आहे, दुसरा पर्यटन, प्रवास उद्योग पण इकडे जास्ती उछरला आहे. जसं तुम्हाला माहिती आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी इकडे, साबरमती रिव्हरफ्रंट आहे, अटल ब्रिज आहे, त्याच्यामध्ये दररोज हजारो लोक प्रवास करतात. त्याच्याने आजूबाजूच्या लोकांना रोजगारी मिळते. ते एक मोठा ते आहे. आणि महागवारी तर आहे. जसं तुम्हाला माहिती मुंबईमध्ये पेट्रोल किती भाव आहे, 1 लिटरचे 105 का 100च्या वरती आहे. इकडे 96 रुपये आहे. म्हणजे ते एक मोंघवारी आहे, नाही आहे तसे नाही, पण बाकी राज्यांपेक्षा इकडे कमी मोंघवारी आहे. तू मला सांग, अँटी इन्कम्बन्सीचा मोठा फॅक्टर असतो कोणत्याही सरकार विरुद्ध, सिटिंग गव्हर्नमेंटच्या विरुद्ध. 27 वर्ष आणि ह्या अँटी इन्कम्बन्सीवर मात करून जर हे यश मिळालं त्याचं कारण तुला काय वाटतं? मोदी हा चेहरा? आपने जैसे बोला कि एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन बीजेपी के सामने ऐसा कोई विरोधी पक्ष नहीं, जो पक्ष है वो भी विरोध नहीं कर पाया कि वो विरोध में है. कांग्रेस की बात करें तो लास्ट टाइम उसको 80 सीटें मिली थी, तो 5 साल में उसको मेहनत करनी थी कि हाँ हम विरोध में हैं और हम अगली बार सत्ता में आ सकते हैं. तो इस बार भी इलेक्शन से पहले अपने ही मतलब गुटबाजी में और अपने ही झूठबाजी में कांग्रेस आगे ही नहीं आ पाई. और आप एक नई पार्टी है, गुजरात के लोगों को अभी मतलब इतना भरोसा नहीं हुआ कि आप यहाँ आई और मतलब हम पे मतलब राज करेगी. तो ये बात है कि आप यहाँ रहेगी या आपको इसका यकीन नहीं था? आप बताओ मुझे कि ये सारे मुद्दे, आप कौन से मुद्दे लेके मतदान करने गए आज? क्या विचार लेके गए थे मत केंद्रों पर? सबसे पहले तो मतदान करने जब हम जाते हैं तो हम राष्ट्रीय नेतृत्व और जो राज्य सरकार के काम है उसको देखते हैं. लेकिन यहाँ का जो राज्य सरकार का काम है वो तो कुछ खास रहा नहीं है. मेरी ही बात नहीं है, गुजरात के बाकी सारे जो भी जनता है जिनसे भी आप बात करेंगे वो उन सारे लोगों ने उम्मीदवार या राज्य सरकार को देखकर वोट नहीं दिया है. सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर ही वोट दिया है, क्योंकि उनका काम बोल रहा है और वो वाकई में बोल रहा है. लेकिन मोदी तो यहाँ लड़ते नहीं है, तो मोदी तो वहाँ बैठे हैं, राज्य तो भूपेंद्र पटेल को चलाना है, तो आप लोग क्यों फिर मोदी को देख के वोट करते हैं? उन पर यकीन है इसलिए? नहीं, बहुत सही बात है. मोदी यहाँ अभी नहीं है, लेकिन 12 साल तक वो यहाँ थे और 12 साल में जो उन्होंने विकास किया है गुजरात का, हमने सबने देखा है. जो 2002 से पहले जो अशांति थी वो सब अब गई है और सुरक्षा का माहौल है. और वहाँ भी गए हैं पर फिर भी गुजरात का यहाँ पे गुजरात का डिफेक्टो सीएम वो है, ऐसा कह रहे हो क्या? नहीं डिफेक्ट तो नहीं है, पर गुजरात का वो ध्यान रखते हैं बहुत. कांग्रेस ने हथियार पहले डाल दिया ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस कहीं लड़ी ही नहीं कुछ देखो, आपको मैं कांग्रेस की बात बताऊं. कांग्रेस गुजरात के अंदर ना अंदर लड़ रही है. उसमें आप अर्जुन मोढवाडिया देख लो, अशोक गहलोत देख लो, ये अपने जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको देख लो. तो नहीं खड़गे जी नहीं, गुजरात के जगदीश ठाकुर जी, तो कहीं ना कहीं उनको अंदर लड़ रहे हैं. जब अहमद पटेल थे तब भी यही होता था. शक्ति सिंह गोहिल देख लो, तो अंदर एक उनके झगड़े देख रहे. और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गुजरात के अंदर इमोशन पे राजनीति होती है. आपको 2002 से मैं गिनवा रहा हूँ. 2002 में क्या हुआ? गोधरा कांड हुए, इमोशन पे राजनीति हुई, उस पे लोगों ने वोट दिए. 2007 में जब सोनिया जी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, उस वक्त राजनीति हुई. 2012 में जब मोदी जी वो कूच कर रहे थे दिल्ली जाने की, तो लोगों में एक उत्साह था कि हमारे यहाँ देश का, हमारा गुजरात का वहाँ देश में जा रहा है. 2017 में पाटीदार एजिटेशन हुआ. इस बार मतदान कम हुआ गुजरात के अंदर 60%. ये कारण ये है कि इस पर कोई इमोशनल मुद्दा नहीं है. मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक को नहीं, पार्टी को, कि आप मुद्दे पे राजनीति करो, इमोशनल मुद्दे पे मत करो. युवाओं को मुद्दे की राजनीति चाहिए, जैसा इन्होंने कहा इमोशंस पे चलता नहीं है. मेरा सवाल आपसे यही है
कि इस बार तो लोगों की नब्ज ही पकड़ नहीं पाए ना, तो युवा क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी बात या आपके मन में जो है उसको पकड़ पाए और उसके लिए काम करेगी, ऐसा लगता है? नहीं, यही तो दिक्कत है। हम ये देखते हैं मतदान क्यों कम हुआ। पहले तो बहुत बुरी बात है कि मतदान कम हुआ। अहमदाबाद जैसे क्षेत्र में, जहाँ गुजरात में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ नहीं हुआ है। बाकी जो हुआ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मुद्दे की राजनीती नहीं हुई है। तर यांच्याकडे आपण परत येऊया. पण बघा, हे खूपच पॉलिटिकली ऍक्टिव्ह युवा वर्ग आहे, ज्यांनी पॉलिटिकली आपले मुद्दे ऍक्टिव्ह आहेत, समोर त्यांची ठेवले. स्वतःची त्यांनी मतं काय आहेत आणि आपण का कुणाला मतदान केलं याबद्दल त्यांची ते स्पष्टपणे सांगू शकतायत. मात्र गणेश, याच्यामध्ये आणखीन एक मुद्दा आहे की लोकांमध्ये नाराजी दिसतीये. काही मुद्द्यांवरती नाराजी आहे, पण 27 वर्ष सत्तेत असलेल्या भाजपच्या विरोधात जी इतर राज्यांमध्ये सहज दिसली असती अशी अँटी इन्कम्बन्सी मात्र मतदानामध्ये दिसत नाहीये. ती का दिसत नाहीये? आणखीन काही तरुण मुलांचं काय म्हणणं आहे? अभिजित सोबत काही आणखीन विद्यार्थी आहेत ज्यांच्याकडनं आपण याच मुद्द्यावर जाणून घेऊयात. अभिजित, नक्कीच अँटी इन्कम्बन्सी आहे. जसं मी आज काही मतदान केंद्रावरती गेलेलो होतो, विशेषतः आसावरा मतदारसंघ आहे, तिथं मी फिरताना काही लोक म्हणाले, काही महिला म्हणाले की मोदींनाच आम्हाला निवडून द्यायचं आहे. पण काही दुसऱ्या महिला म्हणाले की कुणीही निवडून येऊ, आम्हाला त्या सरकारचा काही फरक पडत नाही, भाजपचं सरकार येऊ किंवा काँग्रेसचं सरकार येऊ, पण महागाई कमी झाली पाहिजे. गॅसच्या सिलेंडर पासून ते तेलाचे भाव असतील किंवा डाळीचे भाव असतील, हे सगळे जे आहेत हे सगळे मुद्दे खूप महत्वाचे आहेत आणि त्या मुद्द्यांवरती त्यांचा खूप रोष होता. मात्र इथं स्पष्टपणे दिसतंय की एक स्ट्रॉंग पर्याय ज्याला आपण म्हणतो, तो स्ट्रॉंग पर्याय आपल्याला इथे दिसत नव्हता. माझ्यासोबत काही वोटर्स आहेत, ते शिकतात पण सध्या कॉलेजेसमध्ये. एक आपल्याला बघायला मिळतंय की एक स्ट्रॉंग पर्याय जो आहे तो बघायला मिळालेला नाहीये. अँटी इन्कम्बन्सी आहे, पण कुणाला मत द्यायचं? म्हणजे महागाई, बेरोजगारी, पेपरफुटीची प्रकरणं, यानी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो गए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे दिखाई दिए, लेकिन वो वोटिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं. हाँ, बात बिल्कुल सही है कि किसी पार्टी ने वो मुद्दा अपनाया नहीं और ऐसे दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं. क्योंकि जो हमारा मुद्दा है कि रोजगारी नहीं मिल रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है. अलग अलग मुद्दों पे ही बात चल रही है. तो हमारा कहना यही है कि हमारे मुद्दों पे बात कीजिए, हमारी जो मांग है वो पूरी कीजिए, महंगाई कम कीजिए, रोजगारी बढ़ाइए. किसी पार्टी ने बात नहीं की इन सारे मुद्दों पे. कांग्रेस है जो यहाँ पे तो गिनते ही नहीं है हम. कांग्रेस अभी आ पा रही है, तो जैसे भाई ने बात की कि कांग्रेस के सारे वोट अभी आपको जाएंगे और भाजपा से जो नाराज है वो लोग अब आपको देंगे, तो आपका भी थोड़ा मजबूत होगा. अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी बात नहीं की इन मुद्दों पे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि हम करप्शन पे बात कर रहे थे, बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, महंगाई पे बात कर रहे थे. नहीं, डेफिनेटली आम आदमी पार्टी ने बात करी है, एजुकेशन वगैरह की, बिजली फ्री देने की बात करी है. बट अभी गुजरात में ऐसा है कि इलेक्शन एक तरफा जा रहा है. मतलब अगर भाजपा को ही सब वोट देते रहे तो भाजपा तो फूलती जाएगी, वो कुछ काम नहीं करेगी. मतलब गुजरात में भी एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन चाहिए, जो मुझे लगता है इस टाइम आम आदमी पार्टी खड़ी होगी ओपोजिशन में, और मुझे लगता है वो सारे इस पॉइंट पे काम करेगी, जो एजुकेशन है, बिजली है, वो वगैरह. क्या लगता है कि ये इन सब चीजों पे लोगों को लगता है, लोगों के मन में थोड़ा मनमुटाव है, फिर भी वो वोटिंग में क्यों नहीं दिखता है? नहीं, इस बार जरूर दिखेगा, क्योंकि सौराष्ट्र में फेज 1 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें पोल में आ रही है कि आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है. तो हाँ, और फेज 2 में यहाँ पे अहमदाबाद उसकी बात करें तो यहाँ पे भाजपा तरफी वलन ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस रहेगा. जितू भाई पण आहेत आपल्यासोबत. यही सवाल है, थोड़ा संक्षिप्त में जवाब चाहता हूँ कि जो सवाल मैंने पूछा कि एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन दिख नहीं रही. हाँ, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी लोग मतदान देने के जराए, मान लो कि मेरे को आपसे विरोध करना है तो सामने किसके पास जाऊँ, ये रास्ता नहीं है. आम आदमी पार्टी ने एक आशा जगाई, लेकिन उनके पास रोड मैप नहीं है. और गुजरात की प्रजा सीधा भरोसा नहीं करती, पहले वो देखती है, परखती है और फिर मत देती है. तो यही मेरे को लगा कि इसीलिए लोगों ने मत नहीं किए. आप देखो 40% अभी से सरकार के, मान लो किसी की भी सरकार बने, 40% लोग ने मत नहीं दिया, यानी कि वो लोग अभी सरकार से असंतुष्ट है. तो जितू भाई, बरोबर. मैं ये मुद्दा अभिजित, लेके म्हणजे आपके पास आया. मतदानाची घटलेली टक्केवारी हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे, जो तिथल्या युवा वर्गाला सुद्धा दिसतोय, तिथल्या जाणकारांना सुद्धा दिसतोय. याशिवाय अनेक मुद्दे आहेत ज्यावर जनता नाराज आहे, पण सगळ्यांचं म्हणणं हे एक आहे की आम्ही जर नाराज असू तर समोर आम्हाला सशक्त पर्याय आहे का, आणि याचं उत्तर मात्र बहुतेकांकडून नाही असंच येताना दिसतंय. आणि त्याचाच परिणाम कदाचित आपल्याला या एक्झिट पोल मधले जे आकडे आहेत त्यांच्या रूपानं दिसतोय.
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.